प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 1 गणित विषय का पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से संबंधित है। तो देखिए, आपके अध्याय 1 में है संबंध एवं फलन। तो हम चर्चा करेंगे संबंध एवं फलन के। तो संबंध को जानने से पहले हमें सीखना पड़ेगा समुच्चय के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो हम संबंध पढ़ने वाले हैं वो समुच्चय का एक उप समुच्चय होगा। अब देखिए, आप लोगों ने कक्षा 11वीं में समुच्चय के बारे में सीखा है। तो समुच्चय कहते किसे हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, 1 से 5 तक की प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आप देखिए, इसमें मैं लिखूंगा a बराबर 1 2 3 4 5। तो हमने ये देखा कि ये जो है एक समुच्चय है। एक मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैं इससे थोड़ा सा छोटा लेता हूँ b बराबर 1 2। ये एक दूसरा उदाहरण। अब अगर हम इन दो समुच्चयों का गुणा करें, जिसको कि हम कार्तीय गुणन कहते हैं, और इसे आपने कक्षा 11वीं में सीखा है, तो ये गुणनफल क्या होगा? तो देखिए, इनमें से आपने सीखा है कि जब हम a गुणे b करेंगे तो जो हमें अवयव मिलेंगे तो ऐसे क्रमित युग्म होंगे जिनका प्रथम घटक समुच्चय a का होगा और द्वितीय घटक समुच्चय b का होगा। तो देखिए, इसमें जो अवयव आएंगे तो 1 1 1 2, फिर 2 के साथ में आएगा 2 1 2 2 3 1 3 2 4 1 4 2 और 5 1 5 2। इसको हम कहते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब अगर मैं संबंध की बात करूं कि संबंध क्या है, तो इस कार्तीय गुणन a गुणे b का कोई भी एक उप समुच्चय a से b में एक संबंध कहलाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं संबंध R1 की मैं बात करूं, R मतलब रिलेशन अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, तो यहाँ जो संबंध R1 कहलाएगा, मैं ले लेता हूँ इसमें सिर्फ एक अवयव ले लेता हूँ 1 1। तो ये इस तरह से समुच्चय a से b में एक संबंध है। और अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो देखिए, आपका ये समुच्चय a है और ये समुच्चय b है। इसमें अवयव हैं 1 2 3 4 5 और इसमें अवयव है 1 2। और इसमें जो अवयव 1 है सिर्फ 1 से संबंधित है। तो इस निरूपण को हम तीर आरेख के द्वारा निरूपण भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या सीखा? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, और कार्तीय गुणन का कोई भी समुच्चय a से b में एक संबंध कहलाता है। अब हम आगे सीखेंगे कि यहाँ पे ये जो संबंध है समुच्चय a से समुच्चय b में, अगर हम समुच्चय a से समुच्चय a में संबंध की बात करें तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ठीक वही जैसे हमने a से b के लिए हमने a गुणे b किया। अब यदि हम समुच्चय a से a में संबंध की बात करें या समुच्चय a पर संबंध की बात करें तो हमें a गुणे a करना पड़ेगा। तो ये आपकी पुस्तक में यहाँ पे कक्षा 12वीं में जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो प्रश्न दिए गए हैं, तो उसमें समुच्चय a से समुच्चय a में संबंध या a से b दोनों तरह के प्रश्न हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे समुच्चय a पर संबंध या a से a पर संबंधित है। तो देखिए, यहां पे मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। मान लेते हैं कि a बराबर a b है, तो a क्रॉस a क्या होगा? a क्रॉस a की अगर मैं बात करूं तो ये आपको मिलेगा a b क्रॉस a b, जिसका गुणा हो जाएगा
ए कामा ए कामा बी कामा ए और बी कामा डी। अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमें a गुणे ए मिला, इसका कोई भी उप समुच्चय ए पर संबंध कहलाएगा। यह समुच्चय ए से ए। उदाहरण के तौर पे अगर हम इसका उप समुच्चय मान लेते हैं कि हमने R1 लिया, अब इसमें हमने इसके एक भी अवयव नहीं लिए, तो अगर हम इसके एक भी अवयव नहीं लेंगे तो भी ये तो एक राशि का उप समुच्चय है, क्योंकि आपको पता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। अब बताइए ऐसे संबंधों को हम क्या बोलेंगे? ये भी एक संबंध है और ये संबंध कहलाएगा रिक्त संबंध। और वही देखिए, यदि हम इसके सभी अवयव ले लें, पूरे के पूरे चारों अवयव ले लें, देखिए एक ए कामा ए पहला अवयव, ए कामा बी दूसरा, बी कामा ए और बी कामा डी। तो इस तरह से अगर हम ये चार के चार अवयव ले लें तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये चारों अवयव किसके बराबर है? एक रास ए के बराबर है। तो संक्षेप में हम इसको एक रास ए भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे सभी अवयव आएंगे और ऐसे संबंध को भी हम विशेष नाम से जानते हैं, जिसको कि हम सात्विक संबंध कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आपने दो विशेष प्रकार के यहाँ पे संबंध देखे। एक आपने सीखा रिक्त संबंध और दूसरा आपने सीखा सात्विक संबंध। तो रिक्त संबंध की क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो देखिए, रिक्त संबंध समुच्चय ए पर एक ऐसा संबंध है जिसमें ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। वही बात अगर हम करें सात्विक संबंध की, तो इसकी ये परिभाषा निकल के आएगी कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों से संबंधित है। तो ये दो जो संबंध हैं, ये विशेष प्रकार के संबंध कहलाते हैं। इनको कभी कभी हम तुच्छ संबंध के नाम से भी जानते हैं। आइए अब हम आपकी एनसीईआरटी की बुक 12th के पहले अध्याय का उदाहरण नंबर 1 पे हम चर्चा करेंगे। आप प्रश्न जो है अपनी पुस्तक से देख सकते हैं और मैं भी बुक से देख के प्रश्न रीड कर रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला उदाहरण है, ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, तो दर्शाइए कि R बराबर ए कामा बी ए बी की बहन है। एक रिक्त संबंध है। और दूसरा इस पे दिया है R डैश ए कामा बी, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो आइए हम इन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, उदाहरण नंबर 1। अब इसमें देखिए, जो हमें संबंध R दिया है, तो R बराबर हमको यहां पर दिया है ए कामा बी इस प्रकार है, ए बी की बहन। और यहीं पे एक दूसरा संबंध दिया है R डैश, उसमें दिया है ए कामा बी इस प्रकार है कि ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब आप देखिए, इसमें देखें, पहले संबंध R पर देखें। तो R पे अभी हमने बताया कि जो आपको यहाँ पे समुच्चय दिया है, वो समुच्चय ए जो आपको दिया है किसी बालक स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो अगर हम बात करें किसी बालक स्कूल की, तो वहाँ पे जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो ए बी की बहन है, तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी बालक हैं, कोई भी बालिकाएं नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव
समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हम इसको बोलेंगे रिक्त संबंध। वहीं हम बात करें दूसरे संबंध आरडेस की, तो आरडेस क्या कह रहा है, ए तथा बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। अब देखिए, हम उस स्कूल के कोई भी 2 विद्यार्थी लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने किसी एक विद्यार्थी को लिया, उसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग मान के चलिए 2 मीटर है। वही एक दूसरा विद्यार्थी है, उसकी ऊंचाई मान लीजिए कि 1.5 मीटर। तो 2 मीटर एक विद्यार्थी की ऊंचाई है, दूसरे की 1.5 मीटर है। अब इनके अंतर की मैं बात करूं तो अंतर कितना आएगा, आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.5 मीटर। निश्चित तौर पे ये जो ऊंचाई आई है ये क्या आई है, 3 मीटर से कम आई है। अब मान लीजिए कि एक बच्चा 2 मीटर है, दूसरा बच्चा 1.5, हम इसको बहुत छोटा मान लेते हैं कि ये 12वीं का बच्चा है और नर्सरी एलकेजी में जो पढ़ता है वो मान लेते हैं कि 0.5 मीटर, आधा मीटर का। अब इनकी ऊंचाइयों का जब हम अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको अंतर, इसका भी अंतर हमको क्या मिलेगा, 1.5 मीटर मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी ये अंतर 3 मीटर से हमें क्या मिला, कम मिला। फिलहाल हम ये ऐसा कह सकते हैं कि हम उस स्कूल के कोई भी 2 विद्यार्थी लेते हैं, अब जब भी हम उनकी ऊंचाइयों का अंतर देखेंगे वो हमेशा हमें 3 मीटर से कम मिलेगा। कहने का मतलब ये कि ए का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है और इस तरह से ये क्या कहलाएगा, एक सापेक्ष संबंध कहलाएगा। तो देखिए, उदाहरण 1 कंप्लीट हुआ, इसका हल आपकी बुक में दिया हुआ है। अब हम आगे परिभाषा देखेंगे। बुक में तीसरी परिभाषा है और स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो देखिए, हम बात करेंगे स्वतुल्य की। तो देखिए, कोई भी संबंध स्वतुल्य कब कहलाएगा, तो देखिए समुच्चय ए पर कोई भी संबंध है, अब उसको हम स्वतुल्य बोलेंगे यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है। अब मान लेते हैं कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ए है, ए बिलोंग्स टू ए, ये समुच्चय ए है जिस पर एक संबंध है, उसका अवयव ए है। ऐसी कंडीशन पर ए कामा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर, यानी संबंध आर। तो मतलब कहने का कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव ए खुद स्वयं से ए से यदि संबंधित है तो संबंध क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। अब वही बात हम करें सममित की, ये तो बात हो गई स्वतुल्य होने की। अब हम दूसरी बात करेंगे सममित। कोई भी संबंध सममित कब कहलाएगा, देखिए यदि उस संबंध का कोई भी अवयव ए बी से संबंधित है और यदि दूसरा इसका उल्टा हो, बी भी ए से संबंधित हो, तो ऐसी कंडीशन पर संबंध क्या होगा, सममित। इसमें हम लिखेंगे कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ए बी से संबंधित है तो बी को भी ए से संबंधित होना चाहिए। आपकी बुक में A1 A2 दिया है, तो यहाँ A1 A2 संबंधित है आर से, तो A2 A1 भी आर से R पे होना चाहिए। तो इस तरह से ये सममित कहना। अब हम तीसरी बात करेंगे इसमें संक्रामक। तो संक्रामक क्या है, देखिए संक्रामक इसमें ये है कि अगर हम 2 अवयव लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने ए बी लिया और दूसरा अवयव हमने बी सी लिया। यदि ए बी व बी सी संबंध आर पे हैं तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी को संबंध आर पे होना चाहिए। यदि ये स्थिति आती है तो यह संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा। तो ध्यान दें, ये अभी परिभाषा, अभी हम इसको उदाहरण से समझेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल परिभाषा अपन को समझनी है। परिभाषा ये है कि यदि कोई भी अवयव स्वयं से संबंधित है, ए अवयव ए से संबंधित है, ए कामा ए आर पे है, तो ऐसी स्थिति में स्वतुल्य होगा।
दूसरा सममित के लिए कि यदि ए बी संबंध आर पे है तो बी ए को भी संबंध आर पे होना चाहिए। और तीसरी चीज है कि अगर ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए को भी सी से संबंधित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में वह संबंध क्या होगा? संक्रामक। अब ध्यान दें कि यदि कोई भी संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो ऐसी स्थिति में इस संबंध को हम क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध। ये क्या कहलाएगा? तुल्यता संबंध। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम देखते हैं आपकी बुक में उदाहरण नंबर 2। मान लीजिए कि टी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, तो टी जो है सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। अब इसमें जो संबंध आर दिया है, प्रश्न आप बुक से देख लेंगे, तो इसमें देखिए जो संबंध आर दिया है उसमें दो त्रिभुज T1, T2 इस तरह से हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है। तो T1 सर्वांग सम T2, हम यहाँ पे सर्वांग सम का चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें शब्दों में लिखा है सर्वांग सम, से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमें कम लिखना पड़ेगा। अब देखिए T1 सर्वांग सम T2, हमको इसको बताना है कि R एक जो संबंध है एक तुल्यता संबंध है। तो आइए देखते हैं कैसे ये तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम T2 के स्थान पर T1 ले लें तो क्या होगा? देखिए यहां T1, देखिए कोई भी त्रिभुज T1 क्या खुद के सर्वांग सम होता है? सर्वांग सम मतलब अपने आप के बराबर। तो अपन देखते हैं कि T1 सर्वांग सम T1, देखिए क्योंकि T1 सर्वांग सम T1, इसलिए T1 T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो इस तरह से कोई भी त्रिभुज जो कि अपने आप के सर्वांगसम होता है, और इसलिए ये संबंध क्या कहलाएगा? स्वतुल्य कहलाएगा, क्योंकि इसके प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है। अब हम इसकी सममितता पे आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए R स्वतुल्य है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं, मान लेते हैं पुनः, माना T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अब देखिए जो T1 और T2 रिलेशन R पर है, इसका क्या मतलब निकल के आता है? बता देता हूं। अब T1, T2 रिलेशन R पर है, इसका मतलब ये है कि T1 सर्वांग सम T2, T1, T2 R पे है, इसका मतलब T1 सर्वांग सम T2। अब ध्यान दें कि यदि T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है, तो T2 त्रिभुज T1 के सर्वांग सम होगा। इसका मतलब है कि T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन R। अतः R सममित है। इस तरह से संबंध R सममित है। अब इसके बाद हम इसके संक्रामकता के लिए देखते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। संक्रामक, तो देखिए हम इसके लिए मानते हैं, माना T1 T2 व
T2 T3 बिलोंग्स टू R। हमने दो अवयव ले लिया संबंध R के, T1 T2 ले लिया और T2 T3 ले लिया। अब T1 T2 यदि संबंध R पे है तो इसका मतलब है कि T1 सर्वांग सम T2 व T2 सर्वांग सम T3। अब देखिए आपके पास तीन त्रिभुज T1 T2 T3 इस प्रकार से हैं कि T1 त्रिभुज T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम मतलब एकदम बराबर। जैसे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, मान लो कि ये त्रिभुज है, इस पे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। आप देखिए कि T1 और T2 एकदम बराबर है, सर्वांग सम है, और फिर T2 और T3 भी एकदम बराबर सर्वांग सम है। तो निश्चित तौर पे T1 और T3 ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एकदम बराबर होंगे, यानी सर्वांग सम होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि T1 सर्वांग सम T2, T2 सर्वांग सम T3। तो इसका मतलब है कि T1 सर्वांग सम T3। अब देखिए T1 सर्वांग सम T3 हो गया, इसका मतलब ये निकल के आया कि T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, क्योंकि सर्वांग सम होने पर ये संबंध पे है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये जो संबंध है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध। आइए हम इसके लिए एक अगला एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए उदाहरण 3 क्या है। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है। अब R बराबर L1 L2, L1 L2 पर लंब है, पर L पर परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R ये सममित है, ना किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। आइए देखते हैं इसको, उदाहरण नंबर 3। तो देखिए उदाहरण 3 पर L किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। इस पर आपका जो संबंध R दिया गया है वो इस तरह से है कि L1, L2 दो रेखाएं L1 L2 इस तरह से हैं कि L1 लंब L2। आपको ये एक संबंध दिया, आपको इसको सिद्ध करना है कि यह संबंध केवल सममित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक। आइए देखते हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि चूंकि L1 लंब नहीं है L1, आपको पता है कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, और इसलिए जो है यहां पर L1 does not belongs to relation R, मतलब R का अवयव नहीं, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। तो इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम आते हैं सममित में। देखिए पुनः माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। L1, L2 संबंध R पे है। अब इसका मतलब है कि L1 लंब L1 L2 पर लंब। अब देखिए हम देखते हैं कि कोई भी दो रेखाएं हैं, मान लेते हैं कि ये रेखा जो है तो हमारी L1 है और ये दूसरी रेखा क्या है, L2 है। अब आप क्या देखते हैं कि L1 और L2 दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। तो अगर L1 L2 पर लंब है तो इसका मतलब है कि L2 लंब L1, मतलब L2 रेखा L1 पर लंब की है। इसका मतलब है कि L2
कामा L1 बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसलिए R सममित है। संबंध R यहाँ पे सममित है। अब हम आगे देखेंगे इसकी संक्रामकता पे। देखिए तो इसके लिए हम दो अवयव ले लेते हैं। माना L1 कामा L2 व L2 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अब इसका मतलब है कि L1 लंब L2, क्योंकि L1 L2 अगर संबंध R पे है तो निश्चित तौर पे L1 L2 पर लंब होगा, व L2 लंब L3। अब इसका मतलब क्या है, आइए इसको चित्र से समझते हैं। मान लेते हैं कि इस तरह से हमारे पास एक रेखा जो है L1 है, एक L2 है। चलिए हम इसका नाम L1 रख देते हैं, इसका नाम L2 रख देते हैं। आप क्या देखते हैं, L1 और L2 लंब है। अब हम ऐसी दो रेखाएं लेते हैं कि L2 और L3 भी लंब होती है। ये L2 है और मान लेते हैं कि ये L3 है। तो देखिए L2 और L3 भी क्या है, परस्पर लंब है। आप क्या देखते हैं, L1 और L3 के बारे में आप क्या देख रहे हैं कि L1 और L3 लंब है क्या? नहीं, ये तो समांतर है। तो हम इस बात को लिखेंगे कि L1 लंब नहीं है L3 के, मतलब L1 L3 के लंब नहीं है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि L1 कामा L3 does not belongs to relation R, यानी L1 L3 से संबंधित नहीं, जबकि L1 L2 और L2 L3 संबंधित है। तो इसका मतलब है कि संबंध R संक्रामक नहीं। तो इस तरह से हमने इसमें आज सीखा संबंध के बारे में और उसके प्रकार स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। धन्यवाद।